हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ए टू जेड अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, ये दूसरे इंश्योरेंस मतलब मेडिकल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस से अलग कैसे होता है, क्या हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर हम लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं टर्म इंश्योरेंस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये प्योर इंश्योरेंस है। मतलब यहाँ पे आफ्टर ए पर्टिकुलर टेन्योर ए पीरियड कुछ भी सम इंश्योर्ड नहीं होता है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लेट सपोज 15 साल का लाइफ इंश्योरेंस है और 15 साल तक आप प्रीमियम फाइल करते हैं, पे करते हैं, तो 15 साल के बाद आपको एक एश्योर्ड अमाउंट मिल जाता है। मगर टर्म इंश्योरेंस के अंदर जब तक टर्म इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक आपको कोई भी एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलता, इवन आफ्टर पेइंग योर प्रीमियम। और इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है? इसका टर्म एंड कंडीशन है कि जिसने भी ये इंश्योरेंस लिया है उसकी मृत्यु, उसकी डेथ हो जानी चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टर्म इंश्योरेंस एक इस तरीके का इंश्योरेंस है कि अगर, जैसे कि आजकल बीमारियां काफी ज्यादा है, अगर आपको डर है कि कहीं किसी वजह से, चाहे किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके से आपकी अगर डेथ हो जाए और आपको ये चिंता है कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, तो आप लेते हैं टर्म इंश्योरेंस। अगर आपकी डेथ होती है और डेथ का कारण जो है टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसीज के अंदर कवर करता है, तो आपको एक एश्योर्ड अमाउंट जो कि डेथ की कंडीशन में पहले से प्री डिसाइड होता है वो आपकी फैमिली को मिल जाता है। लेट सपोज मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है और इसका जो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होता है वो डिपेंड करता है लेने वाले की उम्र के ऊपर। लेट सपोज मैंने 1 करोड़ का प्रीमियम लिया है और मेरा टेन्योर है 10 साल और मेरी पर ईयर की जो किस्त है वो लगभग 20,000 के आसपास बनती है। अब अगर मैं 20,000 10 साल तक पे करता हूं और भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 10 साल बाद जब मेरा टेन्योर पूरा हो जाता है और अगर मैं इसे रिन्यू नहीं कराता हूं तो 10 साल बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मैंने ये हर साल पेमेंट की है, ये दैट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। बट इन बिटवीन, इन 10 सालों के अंदर मेरे साथ कुछ दुर्घटना होती है और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो चाहे मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैंने 20,000 दिए हो और फर्स्ट ईयर में ही किसी की मृत्यु हो जाती है जिसने टर्म इंश्योरेंस कराया होता है, तो उसकी फैमिली को जो पूरा टर्म इंश्योरेंस का एश्योर्ड अमाउंट होता है वो मिल जाता है। लेट सपोज अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, आपने 2 साल का प्रीमियम 20-20 हज़ार रुपये भर दिया और तीसरे साल में जिसने इंश्योरेंस कराया है उसकी डेथ हो गई, तो तीसरे साल में पूरी की पूरी जो 1 करोड़ का अमाउंट है उसकी फैमिली को मिल जाएगा। आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है एक व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन पे। अगर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है और उसे लगता है कि उसके बाद भी अगर उसे कुछ हो जाता है, उसके बाद भी उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को उसकी फैमिली फुलफिल कर सकती है, उसने इतना कमा के रखा हुआ है या उसके डिपॉजिट है या कोई रिकरिंग इनकम है जहां से उसके बाद भी उसकी फैमिली की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो पूरी हो सकती है, कि तो इस केस के अंदर टर्म इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर अगर आप एक एश्योर्ड अमाउंट चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। मगर लेट सपोज एक व्यक्ति है जिसने होम लोन भी लिया हुआ है, जिसके बच्चों की पढ़ाई भी है, जिसने अपने बच्चों की शादी भी करनी है और उसे ये लगता है कि अगर मैं ना हुआ आगे फ्यूचर में, अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये सारी ऑब्लिगेशन मेरा परिवार किस तरीके से पूरा करेगा। अगर ये कंडीशन है तो मेरा सजेशन ये होता है कि वी शुड ऑप्ट टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज इस केस के अंदर अगर हम नहीं भी रहते हैं तो भी हमें हमारी जो फैमिली है उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेते हुए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मेरा सजेशन है कि हमें भी जब भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमें कम से कम 2 कंपनी से लेना चाहिए। लेट सपोज मैं 1 करोड़ का अपना जो है पे आउट अमाउंट रखना चाहता हूं, तो मैं 50 लाख की 2 टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी 2 कंपनी से लेना चाहता हूं। उसका रीजन क्या है कि अगर एक कंपनी का किसी भी वजह से कोई कंपनी बंद होती है या वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं होती है, तो एटलीस्ट मुझे 50 लाख का जो दूसरी कंपनी में से मैंने लिया था टर्म इंश्योरेंस वो पूरा हो सके। मतलब आई डोंट वांट टू डिपेंड माई सेल्फ ऑन ए पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। मैं एक से ज़्यादा ऑप्शन लेना चाहता हूं, हालांकि यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा, मैं इस वजह से भी 2 कंपनी से लेना चाहता हूँ कि
मान लीजिए मेरी 2 टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, आज मैं दोनों का प्रीमियम पे करने के लिए कैपेबल हूं, मगर किसी वजह से मेरी इनकम फ्यूचर में कम हो जाती है और मैं पूरा का पूरा एक इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम मैं दूसरी, अगर मैंने 2 आधे आधे अमाउंट की पॉलिसीज ले रखी है तो एटलीस्ट मैं एक को कंटिन्यू कर सकता हूं, दूसरी चाहे लैप्स भी हो जाए। तो ये इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि कम से कम 2 पॉलिसीज आप टर्म इंश्योरेंस के लिए जितना भी आप अमाउंट चाहते हैं उसका हाफ ऑफ कर लीजिए। दूसरा, हमें पे आउट ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। पे आउट ऑप्शन होता है कि अगर टर्म इंश्योरेंस के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो जो पैसा उसे मिलना है वो कैसे मिले। इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो लमसम, एक होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के अंदर जो फैमिली मेंबर है दे आर कैपेबल इनफ टू मेंटेन द लमसम अमाउंट, तो आपको लमसम लेना चाहिए। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं, लमसम अमाउंट अगर मेरे फैमिली मेंबर्स के पास आ जाता है तो हो सकता है कि वो उसको मैनेज ना कर सके, तो आपको लेना चाहिए मंथली इनकम प्लान। इसके अंदर होता क्या है कि अगर मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द टर्म इंश्योरेंस तो फैमिली को एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ या हर ईयर मिलता रहेगा, जिससे वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरी कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन होता है, इसके अंदर कुछ अमाउंट लमसम मिलता है और कुछ अमाउंट आपको मंथली पेमेंट के थ्रू मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द असेसीज जो लेते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी जो पे आउट ऑप्शन है वो क्या है, तो हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है, हमें IRDA की साइट पे जाके जो कंपनी जो भी हमने चूज करी है उसका क्लेम रेशो चेक करना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशो उसका क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी के अंदर हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी लो हो, मतलब वो 100 में से सिर्फ 30 लोगों को ही पेमेंट कर रही है और बाकी 70 को किसी बहाने की से ना कर रही है। तो हमें ये चेक करना चाहिए। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी साइट है, यहाँ पे जाके हमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखना चाहिए अपनी कंपनी का। और लास्ट मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमें टर्म इंश्योरेंस कराना होता है तो जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन है हमें वो ढंग से फुलफिल करनी चाहिए। अगर हमें कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, तो हमें उसमें मेंशन करना चाहिए। बिकॉज आज अगर हम छुपा लेते हैं और हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे बाद हमारी बात को जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो हो सकता है अगर हम उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन को बिल्कुल सही फुलफिल करते हैं तो हो सकता है हमारा प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाए, मगर यहाँ पे प्रीमियम इज नॉट एन इशू। यहाँ पे है फाइनेंशियल सेफ्टी ऑफ आवर फैमिली। तो जब भी हम उनकी इंफॉर्मेशन भरें, हम बिल्कुल सही भरें, ताकि अगर भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ये क्लेम सेटलमेंट में। तो ये थी आज छोटी सी वीडियो टर्म इंश्योरेंस की। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आपके दिमाग में या कुछ मुझसे पूछना चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखें। और मैंने अब इस चैनल पे एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी है, थोड़े दिनों में आप नीचे लिंक देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स के। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो जरूर बाय करें। इस चैनल पे अब हम छोटी छोटी वीडियो के साथ फ्रीक्वेंटली आएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।